मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लास्ट टाइम हमने बात की थी मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और आई थिंक इसके साथ हमने बात की थी इसके टाइप्स क्या हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई होगी कि एक टीचर के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट है और हर एक टीचर को ये जानना क्यों ज़रूरी है कि हर बालक अपने आप में अद्वितीय कैसे है और वो किस तरह से सीख सकता है, किस तरह से क्लास को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, बच्चों को अलग अलग तरह के वर्गों में बांट सकते हैं जिनसे उनको उनके मानसिक और जो योग्यताएं हैं उनके हिसाब से एक टीचर हैंडल कर सके और उनको अच्छे से पढ़ाकर सीखने में आगे ले जा सके। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे टाइप्स की। टाइप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कॉजेज़, मतलब इसके मेन कारण क्या हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस जो पाया गया है उसके बीच मेन क्या वजह है जिसके कारण हर कोई अपने आप में अलग है। जब हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया था तो हमने बात की थी कि व्यक्तिगत भिन्नता का आधार जो है वो हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण, ये दो मेन मुख्य एस्पेक्ट हैं जिसके बेस पर हर बच्चा, हर व्यक्ति अपने आप में अलग तरह की कुछ योग्यताएं रखता है। हर एक बच्चा दूसरे व्यक्ति से, बच्चे से भिन्न है, जिसका मुख्य कारण क्या है, वातावरण और दूसरा इन्वायरमेंट, हेरिडिटी कैन से। अब इसी के साथ साथ और भी बहुत से ऐसे कारण हैं जो इन दोनों को इफ़ेक्ट करते हैं और व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बनते हैं। वैसे थोड़ा अगर इसी कॉन्सेप्ट के डीप में जाया जाए तो हमें बहुत सी अलग अलग स्टडीज़ मिलेंगी जिसने इस बात को प्रूव किया है कि हाँ वातावरण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ ने इस बात को प्रूव किया कि हेरिडिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो यही है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता का मेन कारण बनते हैं, जिससे एक व्यक्ति को वातावरण और जो उसके मिले हुए पैतृक गुण हैं धरोहर के रूप में, हेरिडिटिकल वंशानुक्रम जो गुण मिले हुए हैं वो दोनों आपस में मिलकर एक व्यक्ति के निर्माण में, एक जीव के निर्माण में अहम भूमिका अदा करते हैं। तो आगे इसके पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट ने पॉइंट्स में इसको डिफाइन करने की कोशिश की है कि हाँ वो कौन से मेन कारण हैं जिनके कारण एक व्यक्ति या एक जीव दूसरे जीव से भिन्न है। तो इसमें हम पॉइंट भी लिख सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है हेरिडिटी का। जैसे कि मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया कि वातावरण और वंशानुक्रम ही दो ऐसे मुख्य कॉन्सेप्ट हैं जिसके आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता जन्म लेती है। लास्ट टाइम जब मैंने इसको डिफाइन किया था, आपको क्लियर किया था कि इन दोनों में एक गुणात्मक संबंध है। इसको साइकोलॉजिस्ट प्लस का साइन भी दे सकते थे, बट नहीं, उन्होंने इसको इस वे से शो किया है कि ये दोनों ही जितने अच्छे पॉजिटिव होंगे ये व्यक्ति को उतना ही अच्छा, अधिक उत्कृष्ट या अच्छा जीव बनने में हेल्प करेगा। जितने ये इफ़ेक्टेड होंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट में होंगे, उतना व्यक्ति या जीव की पर्सनैलिटी, व्यक्ति के व्यक्तित्व गुण बनने में एक नेगेटिव एस्पेक्ट में जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वंशानुक्रम की, तो वंशानुक्रम में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही अहम हैं, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं, दोनों की अपनी अहम भूमिका है। वंशानुक्रम से हमारा सीधा सा मतलब क्या है, जो गुण एक बच्चे को धरोहर के रूप में अपने माता पिता से प्राप्त हुए हैं। वातावरण से अभिप्राय एक बच्चे को दुनिया में आने से पहले और दुनिया में आने के बाद जो भी वातावरण मिलता है वो उसके वंशानुक्रम पर पूरी तरह से प्रभावित करता है।
अब दुनिया में आने से पहले से क्या मतलब है कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब भी उस पर जो वातावरण अर्थात उसकी माता के द्वारा जो खान पान लिया जाता है, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो सब तब भी इफ़ेक्ट करते हैं। और दूसरा, जब वो बच्चा दुनिया में आ जाता है तो उसके आसपास का वातावरण, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर है जो वातावरण से संबंधित है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये भी अपने आप में आएगा, बट ये जियोग्राफिकल कंडीशन में आएगा, भौगोलिक दिशाओं में आएगा। हम बात कर रहे हैं उस वातावरण की जो उसके आसपास रहता है, उसका घर का वातावरण, समाज का वातावरण, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके समाज का वातावरण, देश का वातावरण, प्रकृति का, तो एक अलग कंसेप्ट है। मतलब वो सब परिस्थितियाँ जो उसके आम दाम रहती हैं और उसको क्योंकि वो उन्हीं से सीखता है, जो चीज़ सीखेगा वो उस पर इफ़ेक्ट करेगी। तो इसी तरह से अब जो धरोहर के रूप में उसको मिली है वो तो वंशानुक्रम है। अब जिस तरह के वातावरण में वो रहता है वो सारी परिस्थितियाँ उसको किसी न किसी तरह से प्रभावित करती हैं। अगर वातावरण अच्छा है, मान लीजिए घर का वातावरण, पढ़ने का माहौल अच्छा है, घर में सभी पढ़े हुए हैं, घर में पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है, बच्चे को सीखने के लिए टाइम दिया जाता है, सिखाने के लिए हर कोई तैयार है, तो वो एक जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो उसको कल को पढ़ने के लिए तैयार करता है। एक ऐसा घर परिवार है जिसकी आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, जिसमें सभी को काम करना पड़ता है, बच्चे को भी काम करना पड़ता है। अब आपने देखा होगा कई बार कुछ गरीब फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको साथ अपने काम पे ले जाते हैं, तो बच्चे अपने माता पिता को जैसे काम करते देखते हैं, जैसे ही वो 8-9 साल के 10 साल के होते हैं उनके हिसाब से वो उनको भी काम कोई ना कोई दे देते हैं। तो एक बच्चे को जैसा वातावरण मिलेगा उसमें जो अंदरूनी शक्तियाँ हैं वो उसी तरह से विकसित व प्रफुल्लित होंगी। तो वातावरण और दूसरा अगर हम कहें वंशानुक्रम, ये दोनों ही सबसे मेन कारण हैं व्यक्तिगत भिन्नता के। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। अब एनवायरनमेंट में जैसे कि मैंने कुछ इसमें आपको एक्सप्लेन किया कि वातावरण से क्या अभिप्राय है। वातावरण देखिए, लास्ट टाइम जब हम मीनिंग की इसकी बात कर रहे थे उस समय भी आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई बीज है, एक किसान है, किसान हर बीज को उसके मौसम के अनुसार ही बीजता है। क्यों? मौसम का इसमें क्या, एक बीज है उसमें वो गुण हैं, वो अपने गुणों के साथ बंधा हुआ है कि हाँ इस बीज की इतनी अच्छी फसल आएगी, पर कब? जब उसको सही वातावरण मिलेगा। मतलब जो गुण हैं वो बीज में निहित हैं, पर उसके लिए सही वातावरण की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह से एक जीव है जिसको गुण अपने पैतृक धरोहर के रूप में मिले हैं, पर दूसरा वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। अब कौन से वातावरण की ये बात कर रहा है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण से इसमें हमारा कहने का मतलब क्या है कि एक परिवार का जैसा जिस भी तरह का वातावरण होता है उसमें रहने वाले सदस्य, उनमें सदस्यों के हिसाब से पारिवारिक वातावरण में जब हम थोड़ा गहराई में जाएं तो एक बात आ जाती है, सिंगल फैमिली है या ग्रुप फैमिली है, इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। ग्रुप फैमिली है तो ऑब्वियसली उसमें बड़े बुजुर्ग भी होंगे, उनके संस्कार, उनके सिखाने के ढंग, कुछ समय उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षाएं वो बच्चे को प्रभावित करती हैं। सिंगल फैमिली है तो में भी हो सकता है कि पेरेंट्स में से दोनों में से किसी को भी उसके खास टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिलता। बड़े शहरों में तो इतना बुरा हाल है कि वो बच्चों को क्रैच में छोड़ जाते हैं, या घर में मेड रखी होती हैं वही बच्चे की देखभाल करती हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि पारिवारिक वातावरण, घर का वातावरण कैसा है जो बच्चे को सीखने समझने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे हो सकता है कि इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, चाहे वो सिंगल फैमिली हो, ग्रुप फैमिली हो। घर में जैसा वातावरण होगा, बच्चे में जो गुण हैं वो पहले से निहित हैं, पर वातावरण किस तरह का है वो हर टाइम जिस चीज़ को बच्चा देखता है, ऑब्जर्व करता है, वही चीज़ें उसके माइंड में इफ़ेक्ट डालती हैं। तो इसलिए घर का वातावरण अगर अच्छा है तो बच्चा हर चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से अच्छे से समझेगा, देखेगा और सीखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्धनता, पॉवर्टी। एक पारिवारिक वातावरण के साथ साथ जो दूसरा इसमें मेन कारण बन जाता है वो है एक घर की गरीबी या आर्थिक हालात। अगर घर के आर्थिक हालात अच्छे हैं,
बच्चे को पढ़ने के लिए हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं, स्कूल फैसिलिटीज़ मिलती है, ट्यूशन फैसिलिटी मिलती है, घर में बाकी जो बड़े बूढ़े या भाई बहन हैं वो किसी न किसी तरह से बच्चे को सीखने में सहायता करती हैं। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल तैयार करती हैं जिससे आपका सीखने की तरफ माहौल और माइंड सेट होता है। दूसरा, इसी के अगर नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं कि जिस घर परिवार में पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या उनकी शिक्षा के प्रति एक रूढ़िवादी सोच है कि पढ़ के क्या करोगे, बाकियों ने पढ़ के क्या कर लिया, तो जैसे घर में हमारे बड़ों की सोच होगी, जैसी उनकी समझ होगी, वो उसी तरह से उस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं। और दूसरा, जो आर्थिक हालात हैं आज के समय में शिक्षा को आगे बढ़ाने में एक इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मेजर रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कितने प्रयास कर ले, चाहे वो 134 में एडमिशन करवा दे, चाहे फ्री बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर दे, पर घर के वातावरण का भी इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बाकी फैक्टर बाद में है। कई बार लोग, कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं गरीब होने के बावजूद हर तरह से हर मुश्किल को सामना करते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद करते हैं कि हम गरीब हैं, हमारी गरीबी के कारण हमारे बच्चों की एजुकेशन पिछड़ ना जाए। तो मतलब एक परिवार ही इस बात का जो वातावरण है वो ही इस चीज़ को एक्सेप्ट डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसी में नेक्स्ट है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। पक्षपातपूर्ण व्यवहार से मतलब ये है कि घर परिवार में सिंगल फैमिली है या ग्रुप फैमिली है, उसमें बच्चे की संख्या कितनी है, बच्चा कौन से नंबर पे आता है, बच्चा मेल है या फीमेल है, ऐसी भी कई बातें आ जाती हैं जिनकी वजह से एक बच्चे में एक इफ़ेक्ट पड़ता है। अब मेल फीमेल में या नंबर ऑफ द चाइल्ड इन द फैमिली है, तो उन सब बातों से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। कई बार कुछ परिवार ऐसे हैं वो लड़कियों की एजुकेशन की बजाय बेटों को या लड़कों को पढ़ाने को प्रेफर करते हैं, या घर में नंबर ऑफ चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 7-8 बहन भाई हैं, तो वो ये सोचते हैं कि सभी को पढ़ाना मुश्किल है, तो वो भी किसी न किसी तरह से इस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। तो एक परिवार में परिवार की स्थिति के अनुसार हर चीज़ किसी न किसी तरह से एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती है। इसमें विद्यालय वातावरण का भी अपना एक अहम रोल है। वातावरण में बात आ जाती है विद्यालय वातावरण की। स्कूल जिसमें हम पढ़ने जाते हैं उसका भी अपना एक अलग एनवायरनमेंट होता है। अगर एनवायरनमेंट शिक्षाप्रद है, देखिए सभी क्लासेस चल रही हैं, सभी में एजुकेशन दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, तो उससे बढ़कर एक होता है स्कूल का अपना डेकोरम, एक उसका अपना वातावरण कि वो कितना शिक्षाप्रद है। आपने देखा होगा आजकल भी, थोड़ा पहले भी, आप जैसे स्कूल में एंट्री करते हो अलग अलग तरह के श्लोक लिखे होते हैं, जो महात्मा हुए हैं या किसी भी तरह के फिलोसफर हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनके विचार दीवारों पे लिखे होते हैं, या मतलब आप साइंस विंग में एंट्री करते हो तो साइंस की पिक्चर्स बनी होती हैं। तो मतलब एक सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम देख कर सीख सकते हैं। एक चीज़ होता है रट्टा लगा कर सीखना, एक होता है जा रहे हैं आ रहे हैं, दीवारों पे कुछ लिखा हुआ है जो बार बार हमारे आंखों के सामने आता है, वो भी हमारे मस्तिष्क पटल पर एक छाप छोड़ता है। वो माहौल हमें कहीं ना कहीं सीखने में हेल्पफुल होता है। तो स्कूल का वातावरण भी हमारे सीखने में, व्यक्तिगत भिन्नता में एक अहम रोल प्ले करता है। तो ये तो मेन 2 पॉइंट थे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसके बेस पर एक व्यक्तिगत में, जीव में पाए जाने वाले भिन्नता संबंधी गुण आते हैं। कुछ और भी अदर कॉजेज़ हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे इसके बाद नेक्स्ट है जियोग्राफिकल कंडीशंस। जियोग्राफिकल कंडीशन से मतलब क्या है कि भौगोलिक दिशाएं। एक व्यक्ति के भिन्नता दिखाई देने में वहाँ की जो भौगोलिक दिशाएं हैं वो भी अपना एक अहम रोल प्ले करती हैं। गर्मी है, सर्दी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, तो किसी न किसी तरह से हर देश की अपनी एक अलग अलग भौगोलिक स्थितियाँ हैं, दशाएं हैं, वो भी किसी न किसी तरह से एक व्यक्ति के शारीरिक गुण को, शारीरिक जो उसमें विशेषताएं होती हैं उनको प्रभावित करती हैं। तो इनका भी अपना एक अलग रोल है। जैसे कि कई जगह गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ के लोगों का जो रंग है वो ज़्यादा सांवला होता है। जहाँ 24 महीने 12 महीने ही बर्फ़ पड़ती है या ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ के लोगों का जो स्किन है वो
वाइट होती है। तो मतलब एक वो दशाएं कह सकते हैं, या कुछ लोग ज़्यादा मेहनती होते हैं, या कुछ लोग अकॉर्डिंग टू जैसे हिली एरिया हैं वहाँ पर रोज़ उनको ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, मतलब एक लेबोरियस लाइफ होती है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर उनको सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो एक व्यक्ति कहाँ रहता है, उसकी जो रहने की स्थिति कैसी है, वो उसके व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बनती है। तो भौगोलिक दिशाएं भी किसी न किसी तरह से एक व्यक्ति को जीव को अलग अलग तरह की भिन्नताओं में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन के अपने अलग फैक्टर्स हैं। एजुकेशन से मतलब क्या है? शिक्षा से क्या मतलब है? एक व्यक्ति में जो गुण पहले से निहित हैं, शिक्षा उन्हें बाहर निकालने का काम करती है। एक गुरु क्या करता है, टीचर क्या करता है? बच्चे को पढ़ना और लिखना सिखाता है, उसके साथ साथ उसमें जो गुण हैं उनको विकसित करने की ट्रेनिंग देता है उसको। एजुकेशन के कई मीनिंग है, टू ट्रेन भी करना है, टू ड्रा आउट है, टू लीड आउट है, मतलब अलग अलग इसके मीनिंग निकल के आते हैं। तो इन सब का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है कि टीचर बच्चे को जब शिक्षा देता है तो उसमें जो गुण पहले से निहित हैं, बाहर एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिससे वो शक्तियाँ बाहर की तरफ निकलती हैं, अर्थात विकसित होती हैं, और बच्चा जो है वो व्यक्ति के रूप में समाज में अपने आप को सही तरह से स्थापित कर सकता है, कर पाता है। तो शिक्षा भी अपना एक अहम रोल अदा करती है इसमें। एज एंड इंटेलिजेंसी, बुद्धि और आयु भी अपना एक अहम रोल अदा करती है व्यक्तिगत भिन्नता में। क्लास में जो बच्चे हैं वो तकरीबन सभी एक एज के होते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक 6 साल का बच्चा पहली क्लास में, 4 साल का बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता है। तो 7-8 जैसे प्री प्राइमरी है, प्राइमरी है, फिर उसके बाद नर्सरी है, केजी है, यूकेजी और फर्स्ट। 6 साल का बच्चा पहली क्लास तक पहुंच जाता है। उसके बाद 7वीं, 2री, तीसरी में 7, 8, तीसरी क्लास में 9 साल का बच्चा पहुंच जाता है। तो करीबन एक क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों का एज ग्रुप एक जैसा होता है। दूसरा है, क्योंकि उनकी जो आयु है वो समान है, तो उनमें होने वाला मानसिक विकास, या वो जिस एज ग्रुप में आ रहे हैं, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था कवर कर चुके हैं, बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, तो उन सब की बुद्धि लब्धि भी लगभग एक जैसी होगी। तो एक टीचर को पढ़ाते हुए उनका एज ग्रुप क्या है, उनकी मानसिक योग्यता क्या है, वो किस बात को कितने हद तक सीख सकते हैं, किस तरह से सीख सकते हैं, इन सब को भी ध्यान में रखकर क्लास में अपनी बात को रखना होता है। तो एक व्यक्तिगत भिन्नता में एक बच्चे की आयु और उसकी बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंसी या उसकी मानसिक योग्यताएं क्या हैं, वो भी अपना एक अहम रोल प्ले करती हैं, जो एक शिक्षक को क्लास में पढ़ाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें कुछ सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन, सामाजिक व आर्थिक स्थिति भी अपना एक मेन रोल प्ले करती है। सामाजिक व आर्थिक स्थिति से अभिप्राय क्या है, एक समाज में क्या स्थिति है, उसकी अपनी आर्थिक स्थिति क्या है। तो ये भी किसी न किसी तरह से एक बच्चे को, व्यक्ति को व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित कैटेगराइज करने में हेल्प करती है। तो कारण बहुत से हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता के बनते हैं, जिससे एक व्यक्ति, देखो एक बच्चा है जिस समाज में वो पल बढ़ रहा है, वो दिन भर जो कुछ देखता है वो ही उस पर इफ़ेक्ट डालता है, वो ही उसकी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण बनता है। आज के समय में जो आज का ट्रेंड है, बच्चे सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल पे चिपके रहते हैं। अब उसमें वो देख क्या रहे हैं, ऑब्वियसली उनका जो लेवल है, जिस बच्चे का जो लेवल है वो उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट की वही चीज़ देखता है। 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं, कार्टून पे ज़्यादा ध्यान है, उसके साथ कुछ वीडियो भी देखते हैं। 10, 11, 12 का है, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। बट ऐसा नहीं है कि उन पर इफ़ेक्ट नहीं है। आप दिन में आधा घंटा जितनी देर भी देखते हो, वो टोटली इफ़ेक्ट करता है उसको। तो ये भी बच्चों में पाए जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण बनता है। तो हर चीज़ जो किसी न किसी तरह से एक व्यक्ति जीव को प्रभावित करती है, वो सब कॉन्सेप्ट, वो सब एस्पेक्ट व्यक्तिगत भिन्नता के कारण बनते हैं, जिससे एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग चिन्हित किया जाता है या उसको अलग दर्जे में माना जाता है।
तो ये कुछ कारण थे। नेक्स्ट एक बार शॉर्ट में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक जो टीचर है वो क्लास में किन मेथड से, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा बच्चा कैसा है, जिसके आधार पर वो हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता को जान पाता है। तो एक टीचर के पास कई इस तरह के मेथड होते हैं जिनके थ्रू वो अपनी क्लास में बैठे हुए विद्यार्थियों को अलग अलग तरह से पहचान सकता है। सबसे पहले है जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट। क्लास में वैसे तो क्या है, टीचर की ऑब्जर्वेशन ही बहुत होती है। टीचर के पास वो एक पारखी नज़र होती है जिसके हिसाब से वो अपने बच्चों को देखने मात्र से उनको भांप जाता है कि किस बच्चे में किस तरह की क्या योग्यताएं हैं। अगर वो चाहता है कि मैं इनको एक सिस्टमेटिक वे से डिफ़ाइन करूं, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू बहुत से साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनको जो बच्चों के लिए बनाए गए होते हैं, उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली तैयार किए गए होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। आप उनको यूज़ करके क्लास में बच्चों को क्लासीफाई कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब है अवलोकन से मतलब सीधा सा क्या है, एक क्लास में टीचर बच्चों को देखकर इस चीज़ को ऑब्जर्व कर जाता है कि किस बच्चे में क्या व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। इंटरव्यू से मतलब क्या है कि एक क्लास में टीचर पर्सनली बच्चों के साथ 2 या 4 मिनट बात करके भी, एक इंटरव्यू सेशन कंप्लीट करके भी वो जनरली इंफॉर्मेशन गेन कर लेता है। आपने देखा होगा कि जब भी नई क्लास शुरू होती है तो टीचर क्लास में एंट्री करने के बाद हर एक बच्चे से उसका नाम, आप क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी एज कितनी है, मदर का क्या नाम, मतलब इस तरह की जनरल 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें भी टीचर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सा बच्चा किस तरह से अपनी बात को रख रहा है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, साइकोलॉजी में कई तरह की प्रोजेक्टिव टेक्निक है, उनके थ्रू एक टीचर बच्चों के बारे में जान सकता है। क्वेश्चनियर, प्रश्नावली विधि है। प्रश्नावली विधि एक ऐसी विधि है जिसमें कुछ प्रश्नों के क्रम दिया गया होता है अपनी आवश्यकता के अनुसार कि टीचर किस तरह की इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहता है, उस तरह के क्वेश्चनों को रख के बच्चों से भरवा सकता है। रेटिंग स्केल में हमने किस पॉइंट पे रेट करना है, किस पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, उसके हिसाब से बच्चों के बारे में जाना जा सकता है। रिपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स के साथ जैसे पीटीएम वगैरह होती है, उसमें टीचर्स बच्चों के पेरेंट्स से मिलकर बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। तो एक इंडिविजुअल डिफरेंस में जहां कारण अपने आप में इम्पोर्टेंट है, उसी के साथ ये भी बहुत एक 4 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर एक टीचर ने अपने क्लास में बच्चों को आइडेंटिफाई करना है या इंडिविजुअल डिफरेंस पता करना है किस में कैसा है, तो उसके कौन से मेथड हैं, इन मेथड्स के थ्रू हम जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।